अस्सलाम वालेकुम तो वबरकातुहू। जी, आज की वीडियो में हम इसका बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट के अगर फॉर्मेट को हम बात करें तो हम बेसिकली बैलेंस शीट कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, यूँ बोल सकते हैं। हमें पता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी या फिर प्लस कैपिटल बोला जाता है। ठीक है। तो हमारी जो लेफ्ट साइड है बैलेंस शीट में, वो आपकी कौन सी है? वो आपकी कहला रही है एसेट साइड। ठीक है। ये हमारी एसेट साइड हो गई और ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसको स्केलेटन फॉर्म भी बोलते हैं लोग, और वो भी बोलते हैं, टी फॉर्म भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये स्केलेटन फॉर्म में बनी हुई है। तो लेफ्ट साइड पे आपके सारे वो हैं, एसेट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। और राइट साइड पे करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटीज हैं। ठीक है। इसको हम देख लेते हैं पहले फॉर्मेट किस तरीके से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इन्होंने? सबसे पहले कैश ले लिया है। ठीक है। कैश हो गया, बैंक हो गया, इनकम रिसीवेबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल को उसूली तौर पे पहले रखना चाहिए। ठीक है, इनकम रिसीवेबल को भी रख सकते हैं। इसमें लिखा रखा ये जाता है मोस्ट लिक्विडेटेड एसेट्स जो होते हैं ना, वो पहले रखे जाते हैं, तो अब हम वो रख रहे हैं। ठीक है। तो कैश हो गया, बैंक हो गया, इनकम इनकम रिसीवेबल हो गया और अकाउंट रिसीवेबल हो गया, बैड डेट्स हो गया। अच्छा, बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो है, आईएएस जो अब यूज़ करता है इसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी वर्ड यूज़ करता है। लेकिन हम एडजस्टिंग एंट्री जब बना रहे होते हैं तो हम लिख रहे होते हैं ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो बैड डेट एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है, और आपका जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है वो किधर आ जाता है? बैलेंस शीट में आ जाता है। तो अगर हमें कोई भी बोले कि नेट रिसीवेबल्स निकालने हैं, तो नेट रिसीवेबल्स बेसिकली आप कैसे निकालोगे? अकाउंट रिसीवेबल जो वैल्यू गिवन होगी वो, और लेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स, उसमें से आप वो करोगे तो नेट रिसीवेबल्स आ जाते हैं, राइट। इसी तरीके से इन्वेंट्री हो गया। इन्वेंट्री कौन सी आती है? एंडिंग इन्वेंट्री आती है, याद रखेंगे हम। एंडिंग इन्वेंट्री आती है। ठीक है, इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, ऑलवेज एंडिंग इन्वेंट्री कंसिडर्स। ठीक हो गया। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरीज हो सकता है, प्रीपेड आपका एड सप्लायर्स हो सकता है कि आपने एडवांस में किसी किसी को एडवांस दिया है तो वो प्रीपेड होगा। ठीक है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड बिल्स हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स में देख लें, नॉन करंट एसेट्स में लैंड, लैंड पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। ठीक है। क्यों नहीं लगाते? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं लगाते, हम आगे जाके देखेंगे जब हम IAS 16 पढ़ेंगे तो उस वक्त बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है। राइट नाउ अभी हम फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की नेट वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, इसी तरीके से जैसे हमने, आपने जैसे हमने ये कैलकुलेट किया, क्या चीज़ कैलकुलेट की? आपका अकाउंट रिसीवेबल का नेट निकाला था, इसी तरीके से बिल्डिंग का भी अगर नेट निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग की कॉस्ट, एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा ना ये देख लें। बिल्डिंग फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन हमने 10,000 लगाया, तो उसकी नेट बुक वैल्यू क्या कहलाएगी? 90,000 नेट बुक वैल्यू। और इसको बोलते हैं साथ में रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू, बोथ आर सेम, या फिर नेट बुक वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, कोई भी नॉन करंट एसेट्स की बुक वैल्यू बोला जाए, नेट बुक वैल्यू बोला जाए, तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट गिवन होगी उस कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा वो माइनस करेंगे, तो हम WDV आ जाएगा। ठीक है, या NPV आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से प्लांट, नॉन करंट एसेट्स है, गुडविल हो गई, ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे इधर और इनका टोटल कर लोगे, राइट। इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाएं, करंट लाइबिलिटीज क्या है? करंट लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेएबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, इसी तरीके से इनकम टैक्स पेएबल्स हो गया, अक्रूड सैलरीज हो गया, अनअर्न, अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम मतलब जो एडवांस आपने रिसीव किया है। प्रीपेड क्या है? जो आपने एडवांस दिया है, और अनअर्न इनकम जो आपने एडवांस रिसीव किया, सर्विसेज देना बाकी है या गुड्स डिलीवर करना बाकी है। ठीक है, इनका टोटल कर लोगे। फिर नॉन करंट में आपका बैंक से लोन जो लिया है, लॉन्ग टर्म लोन है, या अदर कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर से वन मोर देन 1 ईयर का लोन लिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, या कोई सप्लायर से लिया हुआ है लोन,
ऑल्दो सप्लायर का तो अकाउंट्स पेबल के केस में चले जाता है, लेकिन अदर कोई और उससे लिया हुआ है, अदर पार्टी से लिया हुआ है, तो आप उस तरीके से कर लोगे। ओनर्स इक्विटी क्या आ जाएगा? ओनर्स इक्विटी में आपका कैपिटल आ जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग जो विड्रॉ करके जाएगा बिजनेस से ओनर, वो ड्राइंग माइनस कर दी जाएगी और नेट इक्विटी आ जाएगी, या फिर एंडिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इन सबको टोटल करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक फॉर्म और होता है, इसमें सिर्फ एक चेंज ये होता है कि आप टॉप टू बॉटम, जैसे इसमें लेफ्ट से शुरू करते हो लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एसेट और लाइबिलिटीज राइट साइड पे कर देते हो ना, इसी तरीके से ये वाला स्टेटमेंट बैलेंस शीट ही है, इसको रिपोर्टिंग फॉर्म बोलते हैं, जो कि आपके फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखो, पहले एसेट्स लिखे, ये करंट एसेट्स लिखे, इसको हम नॉन करंट कर देते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी बोल सकते हो, और फिक्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हो, फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हो, ज़्यादा बेहतर वर्ड है जो स्टैंडर्ड यूज़ करता है नॉन करंट एसेट्स यूज़ करता है, बेस्ट प्रैक्टिस। करंट लाइबिलिटीज और इसी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ओ, और फिर ओनर्स इक्विटी सेम वही है, सिर्फ आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम चल रहा है, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसकी आगे नेक्स्ट वीडियोस में, और इंशाल्लाह। थैंक यू।